गुड आफ्टरनून क्लास। मैं गौरव सोनकर, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, राजकीय अभिनव विद्यालय राजी लाइन वाराणसी। आज हम अपनी कक्षा में सामाजिक विज्ञान की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 के लिए निर्धारित है। इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है वो है सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी पर बात शुरू करने से पहले मैं आप लोग पिछले कक्षा 9 में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 को पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है, ये कैसी शासन प्रणाली है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या अवगुण हैं, चुनाव का क्या महत्व है, फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं जिसमें हमने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की बात की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है। ये ऐसा शासन प्रणाली है, बाकी शासन प्रणाली से अलग है, क्योंकि इसमें जनता की भूमिका अहम होती है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना मिलकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। अर्थात हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें जनता अपने लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत सांसदों और विधायकों का चुनाव करती है, जो उनके हित में निर्णय ले सके। जब इसकी बात, ये चुनाव के जरिए ही इनका चुनाव होता है, तो आप बात करेंगे कि जब चुनाव होगा तो इसमें तो लोगों की संख्या बड़ा निर्णायक भूमिका निभाती है, और आप कहेंगे जिनकी संख्या कम है वो उनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है, उनके लिए लोकतंत्र बेमानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोकतंत्र की शासन प्रणाली की बात करते हैं तो हमें अल्पसंख्यक समूह की भी बात करनी होती है, उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी होती है। ये अल्पसंख्यक समुदाय आपको भाषाई आधार पर मिल जाएंगे, धार्मिक आधार पर मिल जाएंगे, क्षेत्रीय आधार पर भी मिल जाएंगे, सांस्कृतिक आधार पर भी मिल जाएंगे। जैसे कि हम भारत की बात करें तो हमको यहाँ धार्मिक आधार पर भी संगठन मिलते हैं, जातीय आधार पर भी संगठन मिलते हैं, भाषाई आधार पर भी संगठन मिलते हैं। उसमें हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि लोकतंत्र में तो हितों का टकराव होता है। तो इसी क्रम में हम सत्ता की साझेदारी की बात करेंगे। आपने सत्ता की साझेदारी का एक रूप देखा होगा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन लोगों के बीच अपनी शक्तियों का बंटवारा, कोई किसी की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करता है। कहने का मतलब कि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में कार्यपालिका का कार्य अलग है, विधायिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है। और दूसरी शासन प्रणाली की बात करें तो ये सारे की सारी शक्तियां किसी एक के पास ही निहित होती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। तो सत्ता की साझेदारी में आपकी किताब में 2 केस स्टडीज दी गई हैं, 2 देशों की केस स्टडीज दी गई हैं, जिससे हम सत्ता की साझेदारी को समझ सकें। वो 2 देश हैं बेल्जियम और श्रीलंका। ये दोनों देश छोटे देश हैं, इनकी जनसंख्या कम है, इनकी जनसंख्या 1-1.5 करोड़ के आसपास है। बेल्जियम की बात करें तो इनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम एक यूरोपीय देश है जो कि जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से घिरा हुआ है। और जब हम इसकी बात करें तो हम यहाँ 2 भाषाई समूह के लोग दिखते हैं। वो 2 भाषाई समूह के लोग कौन हैं? पहला है डच, जिनकी जनसंख्या में 59% भागीदारी है, फ्रेंच 40%, और एक तीसरा समूह है जर्मन, जो कि ना के बराबर है 1%। तो ये भाषा के आधार पर इनकी सामुदायिक संरचना देखने को मिलती है। इसी भाषाई सामुदायिक संरचना के आधार पर राजनीतिक इकाई का भी बंटवारा है। यह ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र, जो बेल्जियम की राजधानी है, फ्लेमिश क्षेत्र, यह उत्तर भाग है। अगर हम नक्शे पे देखें
तो आपकी किताब में जो नक्शा दिया है ये फ्लेमिश क्षेत्र जो कि डच भाषा बोलने वालों का क्षेत्र जो पीले रंग का है। लाल वलून या वेलोन क्षेत्र जो फ्रेंच बोलने वालों का क्षेत्र है। इसी वेलून क्षेत्र में हम देखेंगे कि जर्मनी का भाग, जहाँ जर्मन ये इलाका जर्मनी से सटा हुआ है, तो यहाँ 1% जर्मन जनसंख्या रहती है। तो भाषा के आधार पर इनकी राजनीतिक इकाई भी बटी हुई है। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र जिसमें 80% जनसंख्या फ्रेंच बोलने वालों की है और 20% जनसंख्या डच बोलने वालों की है। पूरे देश की बात करें तो बेल्जियम में सबसे अधिक जनसंख्या डच बोलने वालों की है, लेकिन हम इनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हैसियत की स्थिति की बात करते हैं तो इनकी स्थिति फ्रेंच बोलने वालों से कमतर है। फ्रेंच बोलने वाले जो हैं ये राजनीतिक तौर से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफी सशक्त और मजबूत है और इनका जीवन स्तर डच बोलने वालों से काफी ऊंचा है। इसी बात को लेकर 1960 तक डच और फ्रेंच के बीच झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन ये बात बनी रही कि इन लोगों के बीच गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इसको हम आगे समझेंगे। इसी क्रम में हम आगे चले श्रीलंका का, तो श्रीलंका का सामुदायिक संरचना देखते हैं तो वहां सिंहली बोलने वालों की संख्या बहुसंख्यक में 74%, 74% लोग सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं। तमिल जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है भाषाई आधार पे, वो 18% है। जब हम तमिलों की बात करते हैं तो इसमें भी दो तरह के हैं, एक श्रीलंकाई मूल जिनकी कुल 13% है इस 18% में, और भारतीय मूल 87% इसी 18% में बटे हुए हैं। और हिंदू मुस्लिम दोनों ही तमिल भाषा बोलने वाले हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले अधिकतर हैं, 90% अधिक लोग बौद्ध हैं। एक तीसरी इनकी जो है वो धार्मिक आधार पर संख्या के ईसाई, इनका 7% जनसंख्या है जो कि सिंहली और तमिल दोनों बोलते हैं। तो इन लोगों के बीच भी, सिंहली और तमिलों के बीच भी भाषा के आधार पर ही झगड़ा रहा है। अब हमको देखना है कि जो डच और फ्रेंच भाषाई लोगों के बीच में झगड़ा है और जो सिंहली और तमिल भाषाई लोगों के बीच में झगड़ा है उसका रूप स्वरूप कैसे है। अब अगर हम बात करें श्रीलंका का, जैसे आपकी किताब में पहले श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद की बात की थी। अब बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद यह है कि किसी देश में धार्मिक आधार पे या भाषाई आधार पे, किसी भी आधार पे जिनकी संख्या ज्यादा है और जिनका राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दबदबा उस क्षेत्र पे है, इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। इसको समझने के लिए हम इतिहास में चलते हैं। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश था और 1948 के में इसको आज़ादी मिली। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद यहाँ की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र को कायम करती है, लेकिन इस लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष ये है कि इसमें सिंहलियों का दबदबा ज्यादा था और उन्होंने अपने बहुसंख्यक का फायदा उठाते हुए तमिलों को दबाना शुरू किया। अब देखते कैसे। सिंहली सरकार ने 1956 में एक कानून लाया जिसमें तमिलों की अवहेलना की गई, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक सुरक्षा का प्रवाह नहीं किया गया। क्या हुआ उस कानून में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया। फिर दूसरा, सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, इसमें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे उच्च संस्थान हो, वहां सबसे पहले सिंहलियों को ही प्रवेश मिलेगा। अगर सीट बचेगी तब तमिलों को देखा जाएगा। फिर सरकारी नौकरी में भी सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई। इससे क्या हुआ, श्रीलंकाई तमिलों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अब इस असंतोष ने क्या किया, तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपने लिए राजनीतिक पार्टियां बनाई। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। उन्होंने अपने भाषाई संस्कृति के अधिकारों की रक्षा के लिए मांग उठाई।
लेकिन सिंघली सरकार बहुसंख्यकवाद से पीड़ित थी और वो उस पक्ष को नहीं देखना चाहती थी और उनके अधिकारों यानी श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों का वो हनन करती जा रही थी। इसकी परिणति गृह युद्ध में हुई। अब गृह युद्ध की हम बात करें, अगर हम गृह युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1976 में वेलुपल्ली प्रभाकरण ने LTTE का निर्माण किया, संगठन को बैठाया। अब इस संगठन का क्या काम था? इस संगठन का काम था कि शस्त्र से गोला बारूद से यानी सशस्त्र क्रांति के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करना। 1976 में इस LTTE संगठन की स्थापना से लेकर 2009 तक, मई 2009 तक ये देश श्रीलंका देश है वो गृह युद्ध में झुलसता रहा। श्रीलंकाई तमिलों और वहां के सिंघली सरकार के बीच में गृह युद्ध होता रहा। इस गृह युद्ध में काफी लोगों की जान गई, श्रीलंका को खूब घाटा हुआ, जान से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी। लेकिन 2009 में प्रभाकरण के मारे जाने के बाद ये गृह युद्ध खत्म हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्रीलंकाई सरकार तमिलों को उनका हक देने के पक्ष में नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद श्रीलंकाई तमिलों की स्थिति पर ध्यान देते हुए वहां की सरकार ने अब कुछ कदम उठाना शुरू किया। तो आपने देखा कि अगर हमने सत्ता में उनको भागीदारी नहीं दिया, किनको श्रीलंका में अपने अल्पसंख्यक, कौन से अल्पसंख्यक? भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक तमिल वर्ग है, उनकी प्राथमिकताओं को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके अधिकारों का उन्होंने हनन किया और इसी क्रम में क्या हुआ? वहां गृह युद्ध हुआ और LTTE जो कि तमिल ईलम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के नाम से था, उसने तमिलों की अगुवाई की और ये पूरा का पूरा देश पूरे 30 से लेकर 35 साल तक गृह युद्ध में फंसा रहा। अब आप समझ सकते हैं जहां युद्ध होगा तो वहां की स्थिति कैसे होगी। तो श्रीलंका की सरकार ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जिससे कि ये स्थिति पैदा हुई। हम दूसरी तरफ वापस बेल्जियम की तरफ आते हैं। बेल्जियम में भी आप देखते हैं डच और फ्रेंच भाषाएं, फ्रेंच और डच भाषा में काफी विवाद था। मैंने पहले बताया कि डच राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से फ्रेंच वालों से कमतर थे और फ्रेंच राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त थे। तो 1960 में इन लोगों के बीच झगड़ा था, लेकिन वहां की सरकार ने और वहां के लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। समझदारी का क्या परिचय दिया? 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 संवैधानिक संशोधन किए। ये संवैधानिक संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि जो डच बोलने वाले हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, जो जर्मन बोलने वाले हैं, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा की जा सके। हाँ, इसी क्रम में क्या किया? वहां एक जटिल सरकार देखने को मिलती है और जटिल सरकार क्या है? एक केंद्रीय सरकार, दूसरी है क्षेत्रीय सरकार और तीसरी है सामुदायिक सरकार। केंद्रीय सरकार जो कि ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र में स्थित है, ये संघीय सरकार है। ये बाह्य मामलों को और वित्तीय मामलों को, आर्थिक मामलों को, संचार के मामलों को देखती है। तो इस केंद्रीय सरकार में या संघीय सरकार में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों ही समूह के मंत्रियों की संख्या समान है, अपितु कि डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। फिर भी संघीय सरकार में मंत्रियों की संख्या को बराबर किया गया, जिससे ये ना हो कि कोई समूह को ये लगे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं क्षेत्रीय सरकार। यहाँ 2 क्षेत्र की बात है, एक है फ्लेमिश क्षेत्र, दूसरा है वेलोन क्षेत्र। फ्लेमिश क्षेत्र डच बोलने वालों का क्षेत्र है, वेलोन क्षेत्र फ्रेंच बोलने वालों का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में विधायिका, जैसे हमारे यहाँ राज्य स्तर पे जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा होते हैं, उसी तरह की यहाँ की सरकार है जो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के आंतरिक गृह मामले को, सुरक्षा के मामले को देखती है।
और उसमें भी आप देखेंगे जो क्षेत्रीय सरकार है उसमें भी जिस क्षेत्र में जो जनसंख्या कम है उनको भी राजनीतिक रूप से महत्व दिया गया है। आपकी किताब में जो बात कही गई है वो पहली बात यह है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों फ्लेमिश और वेलोन की क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया गया। आप यहां देखिए केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति को कमजोर किया है और राज्य सरकार की स्थिति को मजबूत किया। क्यों? क्योंकि हम एक साथ रह सके, ऐसा ना हो कि ये जो बेल्जियम देश है बाद में दो अलग अलग देश बन जाए। तो यहाँ की क्षेत्रीय सरकार को सशक्त किया गया। फिर ब्रुसेल्स की बात, ब्रुसेल्स में संघीय सरकार है, ब्रुसेल्स की अपनी भी विधायिका है। जैसे दिल्ली में हमारी विधायिका है अरविंद केजरीवाल की बात समझते हैं और वहीं हमारी केंद्रीय सरकार भी है मोदी साहब की। तो इसी तरह जब हम ब्रुसेल्स की विधायिका को देखते हैं या वहाँ की जो क्षेत्रीय विधायिका है वहाँ देखते हैं कि वहाँ फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा, लेकिन वहाँ की भी मंत्रिमंडल में डचों की संख्या और उनकी संख्या फ्रेंचों की संख्या को बराबर रखा गया है वहाँ की ब्रुसेल्स राजधानी की जो सरकार है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में इन दोनों भाषाई समुदायों के हितों का ध्यान रखा गया। फिर आप एक अलग तरह की सरकार, ये सरकार आपको बहुत कम या मैं तो कहूँगी देखने को ही नहीं मिलेगी, ये है सामुदायिक सरकार। जैसे मैंने फिर बताया कि ये जो बेल्जियम है वो फ्लेमिश, वेलोन और जर्मन क्षेत्र में बटा हुआ है। तो फ्लेमिश क्षेत्र की अपनी सामुदायिक सरकार है, वेलोन क्षेत्र की अपनी सामुदायिक सरकार है और जर्मन क्षेत्र की अपनी सामुदायिक सरकार है। आज सामुदायिक सरकार का क्या काम है? ये सामुदायिक सरकार का काम है इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक, उनकी भाषाई, शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करना। मतलब अगर जैसे फ्लेमिश सामुदायिक सरकार की बात करें तो इनका काम है कि डच भाषा को मजबूती करे, डच भाषाई संस्कृति को मजबूती प्रदान करें, वहाँ के लोगों की शिक्षा की सुविधा को ध्यान में रखें। इसी तरह वेलोन सामुदायिक क्षेत्र की सामुदायिक सरकार का काम है कि फ्रेंच लोगों की संस्कृति की, भाषा की रक्षा करें, उनका समर्थन करें। जर्मन सामुदायिक सरकार का कर्तव्य है कि जर्मनी की भाषा है, जर्मन भाषा और जर्मन संस्कृति की रक्षा करें। तो आप देखिए कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए बेल्जियम ने एक समझदारी वाला रास्ता अख्तियार किया। आपको लग सकता है जटिल है, लेकिन अगर हम वहाँ की स्थिति को देखें, उन्होंने अपने को बहुत अच्छी तरीके से अपने सत्ता को बांटा, अपने सत्ता की साझेदारी को किया। जबकि श्रीलंका इसमें असफल रहा और जिसके कारण वहाँ गृह युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ एक अच्छी सरकार चली जो अब तक चल रही है। अब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता या सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए हम दो तर्क देते हैं। पहला तर्क है युक्तिपरक, दूसरा है नैतिक पक्ष तर्क। तो युक्तिपरक तर्क क्या है? युक्तिपरक तर्क यही है कि जो देश में धार्मिक आधार पे, भाषाई आधार पे या किसी भी आधार पे जो वर्ग हैं उन वर्गों में, खासकर बहुसंख्यक वर्गों में और अल्पसंख्यक वर्गों में सत्ता को बांटा जा सके। ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को लगे कि हमें हमारे हितों की रक्षा नहीं की जा रही है या हमको दरकिनार किया जा रहा है। तो युक्तिपरक तर्क यही है कि उसमें बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी समान हिस्सा दिया जाए। अगर आप किताब की बात करें तो सामाजिक टकराव से बचना, राजनीतिक अस्थिरता को से बचाना और सत्ता को स्थायित्व देने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है, आवश्यक है ना।
ये तो हो गया युक्तिपरक, जिससे कि देश में शांति बने रहे और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारा बना रहे। तो ये हो गया युक्तिपरक। नैतिक पक्ष, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या है? जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी। तो नैतिक बात यही है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जब हम लोकतंत्र की आत्मा की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके भी सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वे सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था या सारे सभी के सभी जो समूह हैं वो शासन व्यवस्था से जुड़ते जाए, किसी को बेगानापन ना लगे। तो ये नैतिक पक्ष है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में सभी लोग अपने को बराबर समझे और बराबर उससे भागीदारी करें। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो केवल हिंदू बनेगा, या नहीं, सभी को समान अवसर है, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। तो इससे लोगों को लगता है कि नहीं, हमको ये बराबरी का हक मिल रहा है। तो ये नैतिक पक्ष हो गया। तो सत्ता की साझेदारी की इसलिए आवश्यकता है। अब आगे हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। हम किस तरह से जनता को लोकतंत्र में जोड़ सकते हैं, या हम शक्तियों का इस तरह से बंटवारा करें कि वो शक्तियां किसी एक के पास ना रह के, जिससे कि निरंकुश शासन व्यवस्था पनपे। आप देखेंगे राजतंत्र में निरंकुशता होती है, लेकिन लोकतंत्र में निरंकुश नहीं होता है। क्यों? उसका एक आधार है सत्ता की साझेदारी। यहाँ शक्ति किसी एक के पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? क्षैतिज वितरण। सत्ता की साझेदारी का पहला रूप है क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण क्या है? मैं बार बार आपको कक्षा 6 से ही पढ़ाता आया हूँ कि हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करवाना, प्रशासन को चुस्त रखना। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना जो जनता के हित में हो। और न्यायपालिका का ये देखना है कि कानूनों का उल्लंघन ना हो और सबको न्याय मिले। अगर यही शक्ति किसी एक को दे दी जाती तो वो शायद निरपेक्ष ना रहता और निरंकुश हो जाता। तो सत्ता की साझेदारी खासकर लोकतंत्र में इसका क्षेत्र वितरण किया गया कि न्याय को अलग कर दिया गया, कानून बनाने वालों को अलग कर दिया गया और कानून को लागू करने वालों को अलग कर दिया गया। ये हो गया क्षेत्रीय वितरण। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ऊपर से नीचे, अगर हम भारत की बात करें तो आपको भारत में केंद्रीय सरकार जो नई दिल्ली में बैठती है, पूरे देश को देखती है। फिर विभिन्न राज्यों की अपनी सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे लखनऊ में जो योगी जी हैं, उनकी सरकार राज्य सरकार है। और आप फिर स्थानीय सरकारें उतनी सशक्त नहीं है, फिर भी जिला स्तर की सरकारें अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, जिसमें जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर और आपका ग्राम पंचायत सम्मिलित है। और नगर में देखेंगे, नगर निकाय में नगर निगम और की बात कही गई है। तो इससे क्या है कि शक्ति का बंटवारा किया गया और सभी के अधिकारों को बताया गया। जैसे हमारे संविधान में बात की गई है, तो राज्य सरकारों के लिए कुछ काम दिया गया है जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, और केंद्र सरकार के लिए अलग सूची दी गई जिससे वो काम करता है। केंद्र सरकार मुख्य रूप से हमारी सुरक्षा, संचार और वित्तीय मामलों को देखता है। राज्य सरकारें हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों को ज्यादातर देखती है। तो इससे ये होता है कि शक्ति का बंटवारा रहने से काम भी आसानी से हो जाता है और जनता को भी पूरा का पूरा फायदा मिलता है। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। इस तरह से यहाँ आपको देखने को मिला बेल्जियम में केंद्रीय सरकार, फिर 2 क्षेत्रीय सरकार, फिर 3 सामुदायिक सरकारें। फिर उसके बाद सामुदायिक भागीदारी। अब ये सबसे अहम है। इसमें ये लगे कि समुदाय को ये लगे कि मैं सरकार के या शासन का ही भाग हूँ। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है ना। तो इसमें क्या है, अगर हम अपने देश की बात करें तो कुछ देशों में संविधान और
और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ना। जैसे हमारे यहाँ देखा हुआ है कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, फिर महिलाओं को भी विधायिका में दिया जा रहा है ना 33%। आप देखेंगे जो स्थानीय सरकार, खासकर जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात करते हैं, उसमें 50% महिलाओं को की सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो इससे क्या है कि विभिन्न समुदाय, विभिन्न लोग अपने को जुड़ा हुआ समझे, सत्ता के साथ जुड़ा हुआ समझे। तीसरा ये तीसरा हो गया। चौथा है दबाव समूह। अब दबाव समूह क्या है? दबाव समूह लोगों का गुट है, मीडिया है, राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे, कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि पिछले 40 दिनों से देख रहे होंगे मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सरकारें आपस में लड़ रही हैं कि ये, तो इस बात को कौन ला रहा है? मीडिया ला रही है। इस बात को कौन सामने ला रहा है? एनजीओ ला रहा है। इस बात को कौन सामने ला रहा है? लोगों का समूह ला रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसी कोरोना काल में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग मिल के मदद कर रहे हैं, सरकारों की मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा टाटा ने 1500 करोड़ के आसपास पीएम केयर्स में पैसा दिया, इसी तरह महिंद्रा ने भी पैसा दिया। हम लोगों ने भी अपने अपने स्तर पे आर्थिक सहायता करने की बात की, बहुत लोगों ने बहुत तरह से काम किया। तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के द्वारा समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये रहा सत्ता की साझेदारी का रूप। अंत में निष्कर्ष ये है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, खासकर लोकतंत्र में। लोकतंत्र, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता का अपना शासन है। इसीलिए विभिन्न समूहों को ये लगे कि शासन में उनकी बराबरी का हिस्सा है, उनको ये लगे कि हमको समान अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, हम शासन में आ सकते हैं और हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। इसलिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।